तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे आपके चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन एंड आंसर्स। जो बीच में आपके चैप्टर के भी क्वेश्चंस होते हैं वो भी करेंगे, और जो एंड में आपके क्वेश्चंस होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। क्यों अब हम ये डिस्कस करें? क्योंकि हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, साथ के साथ आपको ऊपर कार्ड्स में भी दिखता रहेगा। बाकी स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में आ रही है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम कर रहे हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान। जो भारतीय संविधान है उसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि जो पीपल ऑफ नेपाल है, व्हाई डू द पीपल ऑफ नेपाल वांट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने जब वो चैप्टर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था उसमें कि जो आपका नेपाल है वहां पे बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है, और हर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। लोगों ने प्रदर्शन क्यों किया कि उनको नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। 2015 में लास्ट इनका कॉन्स्टिट्यूशन आया है और वही कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी चल रहा है। पर उन्होंने ये ये सब क्यों किया? क्यों उन्हें नया संविधान चाहिए था? क्योंकि जो पुराना संविधान था उसमें जो पावर्स थी, सी द आंसर आल्सो सेज कि जो पावर थी वो किसके पास थी? मोनार्क, जो है आपका किंग के पास थी पावर्स। और उसने जो लोगों को सेलेक्ट किया है, अपना मिनिस्टर बनाया है, उनके पास थी पावर। असली पावर क्या जनता के पास थी? नहीं थी। तो इस वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको नहीं चाहिए था और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। तो मैंने इसमें आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशन के ईयर्स भी दिए हैं कि इनके कितनी बार कितने कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं। तो लास्ट इनका 2015 में बना था और अभी वही कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, जिसमें उन्होंने लोगों को पावर दी है। वो अपने क्या, डेमोक्रेसी अब आई है वहां पर। अब आई है उनके पास ऐसा संविधान जो किसको दिखाता है? डेमोक्रेसी को दिखाता है कि अब लोग ही सेलेक्ट करेंगे अपनी पार्टी को कि वो कौन चाहते हैं, कौन उनका रिप्रेजेंटेशन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने ये देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि कौन सा इसमें से ऐसा है, आप तीनों चीजें पढ़िए ए बी सी, कौन सा इसमें से ऐसा जिसमें हम मिस यूज कर रहा है पावर मिनिस्टर। जो मिनिस्टर है वो मिस यूज कर रहा है किसको? पावर को अपनी। पहला कहता है रिफ्यूज टू सैंक्शन अ प्रोजेक्ट ऑफ हिज मिनिस्ट्री फॉर साउंड टेक्निकल रीजन। बी कहता है threatens to send his security staff to rough up his enemy, neighbor. Next कहता है call up the police station asking them to register a complaint that is likely to be filed against his relative. तो वो ये सब बातें कहता है। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा? इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, इसका जवाब आप लोग देंगे कमेंट में, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। आप ये खुद भी कमेंट, अगर आपने दोनों मेरे पार्ट्स देखे होंगे इस चैप्टर के, तो आप इसका आराम से आंसर दे सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ इसका आंसर आप लोग दें कि इसमें से कौन सा है जो बताता है कि मिस यूज कर रहा है पावर अपनी, जो मिनिस्टर है वो मिस यूज कर रहा है पावर को। ये आप मेरे को बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड। हु इज in a minority in the storyboard? In what way is the minority being dominated by the decision taken by the majority? See, अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, ये हमने एक कॉमिक पढ़ी थी अगर आप लोगों को याद हो तो। इस कॉमिक में क्या बात करी थी कि बच्चे क्या, लड़कियां कुछ नया गेम खेलना चाहती थी, बार बार क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। तो गर्ल्स वांटेड कि हम कुछ नया गेम खेले, जैसे कि बास्केटबॉल खेलें। तो पर क्या हुआ, जो हमारा टीचर था उसने तो देखो, उन्होंने अपनी गुडविल की वजह से क्या बोला कि बस शो ऑफ हैंड्स कर दो, जिस जिसको क्रिकेट खेलना है और जिस जिसको बास्केटबॉल खेलना है। फिर क्या हुआ, बिकॉज मेजोरिटी कौन है? बॉयज, और बॉयज को क्या खेलना है? क्रिकेट। इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कौन जीते? बॉयज जीते। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी में बॉयज हैं, ज्यादा रेशियो किनका है? बॉयज का। तो उस वजह से बॉयज जीते और गर्ल्स
नहीं जीत पाए। ठीक है, यही होता है। दिस इज व्हाट इज मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। अगर देखिए वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में भी यही कह रहे हैं कि किस तरह से, इसी तरह से हुआ ना कि अगर वहां पे एक जना भी ज्यादा होता, अगर बॉयज और गर्ल्स दोनों में से अगर एक में 21 भी होते और एक में 20 भी होते, फिर भी तो वही जीतता। क्यों? क्योंकि एक ज्यादा है। तो दिस इज व्हाट इज मेजोरिटी। तो इस वजह से वो लोग नया गेम नहीं खेल पाए। नेक्स्ट चलते हैं। Let us recap the reasons why the Constitution plays an important role in democratic societies by recalling the constitutive rules that you have read about through these examples. पहला, नेपाल में नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए लोगों को, मूवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। लोगों ने क्या मांगी? हमें चाहिए अब डेमोक्रेसी। तो उसके लिए क्या एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो उसमें क्या लिखा जाएगा? उसमें वो चीजें लिखी जाएंगी जो एक कंट्री को क्या चाहिए, जैसी कंट्री में हम रहना चाहते हैं ना, वो चीजें आपके संविधान में लिखी होती है कि वहां पे राइट्स भी होंगे, वहां ऐसी सोसाइटी होगी, वहां पे गवर्नमेंट इन्हीं तरह से फंक्शन करेगी। नेक्स्ट, जो क्लास मॉनिटर होता है वो अनिल पे क्या गलत इल्जाम लगाता है ना, तो वो क्या दिखाता है? जब हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल मतलब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो वहां पे हमें क्या दिखा रखा है? वहां पे सबके अलग अलग फंक्शंस दिखा रखे हैं। तो उसी फंक्शन की तरह ही वो बंदा काम करेगा। जैसे कि अगर क्लास में ये बोल दिया जाए कि क्लास मॉनिटर का काम सिर्फ और सिर्फ इतना का इतना ही है, तो क्या होगा कि वो वही कर पाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, कि गर्ल्स को डू नॉट गेट टू प्ले बास्केटबॉल बिकॉज द बॉयज आर इन मेजोरिटी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखे हैं? आर्टिकल्स दे रखे हैं किसके बारे में? इक्वालिटी के बारे में, और उनको आप कैसे यूज कर सकते हो आर्टिकल्स को, वो भी आप सबको बता रखा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शबनम डिसाइड करती है रिवाइज चैप्टर टीवी देखने की जगह। तो इसमें क्या दिखा रखा है? इसमें आपको दिखा रखा है कि जो फ्रीडम है, इसमें आपको फ्रीडम के बारे में बता रखा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप बिल्कुल ही आजाद हैं, जो आपको करना है आप उसके लिए बिल्कुल आजाद हैं। आप अपनी बात रखने के लिए आजाद। उसने अपनी बात ही तो रखी थी ना अपने पेरेंट्स के सामने कि नहीं, मैं चाहती हूँ हम सब मिलकर देखें वो शो, तो वो भी मान जाते हैं। तो उसने क्या करा? उसने बात रखी वहां पर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कौन सा फंडामेंटल राइट विल बी फॉलोइंग सिचुएशन वायलेट? कौन से में? ठीक है, बताते हैं। ठीक है, फर्स्ट, अगर एक 13-year-old child is working in a factory manufacturing carpets, if a politician in one state decide to not allow laborers from other states to work in his state, if a group of people are not given permission to open a Telugu medium school in Kerala, if the government decides not to promote an officer of the armed forces for being a woman। आपको सामने ही मैंने दे रखे हैं, इन्हीं से ही रिलेटेड है ये सारे। आप इनको मैच करिए या आप खुद से करेंगे और मेरे को आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी आपको इन्हीं में से ही मिल जाएगा। ये मत सोचिए कि इनके सामने जो है वो ही है, नहीं। ये आप खुद पढ़िए, आप खुद थोड़ा सा सोचिए और फिर मेरे को आप आंसर कमेंट में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 6 पे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में हमने चैप्टर में राइट्स तो डिस्कस कर लिए, पर आप खुद सोचिए कि मैम क्या सिर्फ और सिर्फ राइट्स ही मिलते हैं हमें? मतलब सिर्फ अधिकार ही अधिकार है, हमारे कोई कर्तव्य है ही नहीं? पर है, आपके भी मौलिक कर्तव्य हैं और ये आपको बुक्स में भी मिलेंगे। तो मौलिक कर्तव्य आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और ये इसलिए जरूरी है कि आपको अगर अपनी कंट्री को और आगे बढ़ाना है तो आपको ये कर्तव्य निभाने चाहिए। आपको अपने फ्लैग का, आपको अपने एंथम की पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको जो भी जो स्ट्रगल करे हैं, आपके जो फ्रीडम के लिए इतने स्ट्रगल्स हुए हैं, आपको उसको भी आज तक चेरिश करना चाहिए, उसी चीज को फॉलो करना चाहिए। आपको हमारी एकत्रता को भी आपको क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें अपनी कंट्री के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अगर कुछ भी हो जाएगा आगे जाकर तो हमें क्या है, हमें तैयार रहना चाहिए। हम अपने कंट्री के लिए मर मिट जाएंगे, तो वैसे ही बाकी सारे भी ये क्या है, ये सारे आपके ड्यूटीज हैं, ये आपके कर्तव्य हैं। ठीक है, बाकी के 6 जो है वो आप खुद से रीड कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? और ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा है क्यों चाहिए। पहला, ये एक ब्लूप्रिंट है, ये मैंने आपको तब भी बताया था कि क्या है, एक ब्लूप्रिंट है जिसकी वजह से ये जो गवर्नमेंट है, हमारी सोसाइटी है, ये काम करेगी। दूसरा, ये हमें कुछ राइट्स और ड्यूटीज, हमें हमारे कर्तव्य, हमारे अधिकार, ये दोनों देती है कि हम एक सोसाइटी में अच्छे से जी सकें। उसके बाद ये हमारे जो आइडियाज है, हमारी जो लाइफ है, उसको भी प्रोटेक्ट करती है। और ये पॉलिटिकल सिस्टम एक जो क्या बोलते हैं, हमारी जो सोसाइटी है उसमें कैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा, ये वो भी दिखाती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, look at the wordings of the two documents given below. The first column is the 1990. Okay. ये पहला कॉलम आपको दिखा रहा है 1990 का जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है नेपाल का, और 2007 का इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा है ये। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, ठीक है। तो पहले में क्या है, पार्ट 7 एग्जीक्यूटिव और 2007 में पार्ट 5 एग्जीक्यूटिव। तो दोनों को आप एक बार रीड कर लीजिए, बाकी फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो दोनों में क्या लिखा है, जो 1990 वाला है उसमें लिखा हुआ है इनके कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो पावर है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो किसके पास है, आपके किंग के पास है। ठीक है, और उसकी जो मिनिस्ट्री है उसके पास है। बट जो 2007 का है उसमें पावर किसके पास आ गई, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके पास आ गई। जो आखिरी हम क्या बोलेंगे, जो आखिरी डिसीजन लेना है वो सिर्फ किंग नहीं लेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेंगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस इन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव? अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती पावर, अगर देखिए कोई इलेक्ट हुआ, ठीक है, उसके पास पावर ही पावर है, ऑब्वियस सी बात है, राइट। पर उस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी तो क्या क्या हो सकता है, मिसयूज हो सकता है पावर का, है ना। स्टेट की जो रिसोर्सेज है उसका मिसयूज हो सकता है, आपके जो अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो भी खराब हो सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज इकोनॉमी, कि लोग अपनी ही मिनिस्टर क्या चाहेगा कि मेरा ही जेब भरता रहे, बाकी जाए भाड़ में। यही होगा अगर उसके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, उसको ये नहीं बोला जाएगा तू ऐसे ही काम करेगा, तो वो क्या करेगा, छोड़ो यार जैसे भी करें, पैसा मिल रहा है हमें, है ना। दैट इज वेरी रॉन्ग, है ना। आगे, तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जैसे हमारी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, in each of the following situation identify the minority right, one reason why you think it is important to respect the views of the minority in each of these situations. पहला, एक स्कूल में 30 टीचर हैं, उसमें से 20 कौन है, मेल है, तो बाकी 10 क्या हुई, फीमेल हुई। तो उनका ओपिनियन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेन का। ठीक है, इसमें हम वही बता रहे हैं, माइनॉरिटी और मेजोरिटी। अगर क्या पता कुछ कुछ क्या होता है, आइडियाज क्या होते हैं जो 20 में नहीं आए तो 10 में आ जाएंगे, ऐसे भी कुछ कुछ आइडियाज होते हैं। उसके बाद 5% ऑफ पॉपुलेशन किसकी है, बुद्धिस्ट की। तो उसमें क्या होगा कि बुद्धिस्ट के भी क्या, हमें रिलीजन की चीजें देखनी। देखिए जब आप आगे जाएंगे तो आपको बहुत सारे रिलीजन्स के बारे में भी पढ़ाएंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट के भी रिलीजन में जो चीजें हैं ना, बहुत सारी वो चीजें हमारे हिंदू से भी रिलेटेड है, कर्मा। तो आपको ये सब चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको बुद्धिस्ट को भी पता होना चाहिए कौन होते हैं, ज्यूज पता होना चाहिए, जैन्स पता होने चाहिए, है ना, सब पता होने चाहिए आपको। अब एक फैक्ट्री में जो एम्प्लॉयज हैं उसमें 80% कौन है, वेजिटेरियंस। तो जो बाकी 20% है वो कौन है, नॉन वेजिटेरियंस। तो हमें उनके भी तो खाने का ऑप्शन देखना चाहिए, हमें ऑप्शंस दे देने चाहिए, नॉन वेज या वेज। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें वेज खाना है खाओ, तुम्हारी मर्जी तुम्हें नॉन वेज खाना है खाओ, राइट। नेक्स्ट, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 40 बिलोंग टू वेल ऑफ फैमिलीज। वेल ऑफ फैमिलीज मतलब जिनके पास खूब पैसा है, उनके पास सारी रिसोर्सेज हैं और वो अफोर्ड कर सकते हैं रिसोर्सेज।
तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए, हमें सब पे ध्यान देना चाहिए। हमें जो माइनॉरिटी यहाँ पे कौन हुई, वो 10 बच्चे जिनके पास इतना पैसा नहीं है, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो हमें उन पर भी ध्यान देना चाहिए, उन 10 बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। जो रिसोर्सेज उनके पास नहीं है, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उन रिसोर्सेज को उनको भी दिलाने में, वो रिसोर्सेज उनके पास भी आए। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जो लेफ्ट वाला कॉलम है वो क्या दिखा रहा है, की फीचर्स दिखा रहा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, और जो राइट में है वो आपके सिग्निफिकेंस दिखाएगा। जो पहला है वो है आपका फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, इफ यू गाइज रिमेम्बर, फेडरलिज्म होता है जहां पे मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। जैसे हमारे इंडिया में 3 टायर गवर्नमेंट है, आपकी नेशनल गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल पे आती है, एक स्टेट पे आती है, और एक डिस्ट्रिक्ट जैसे पंचायती राज हो गए आपके। तो क्या है उसका सिग्निफिकेंस, इससे क्या होता है कि बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, ये तो आपको पता है इंडिया में, तो वो सब एक दूसरे के साथ आराम से फंक्शन कर पाएंगी। अब जैसे कि माइनॉरिटीज हैं यहाँ पर, है ना, जैसे अभी गांव में भी बहुत, क्या गांव में नहीं होगी गवर्नमेंट, वहां पे भी पंचायती राज होते हैं, वो अपना फैसला बताते हैं, फिर उसके बाद आप और जा सकते हो। तो ये सब क्या है, ये सब है फेडरलिज्म के सिग्निफिकेंस। फिर सेपरेशन ऑफ पावर, अगर मैं एक ही बच्चे को बहुत सारी पावर दे दूं तो वो उसका मिसयूज कर सकता है, बट अगर उसी उसी जगह में पावर बांट दूं, 2-4 बच्चों में बांट दूं, तो वो सब तो नहीं कर सकते पावर का मिसयूज, इतनी आसानी से कैसे कर लेंगे, नहीं कर सकते। फिर है आपके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये आपको आपकी जिंदगी जीने का अधिकार देते हैं, आपको जैसे जीना है। आप माइनॉरिटी हैं, आप तब भी जी सकते हैं, आप किसी भी रिलीजन से, आप तब भी, आपको एक स्कूल खोलना है अपने रिलीजियस स्कूल, तो आप वो भी कर सकते हैं, हर चीज आप कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी, आप हर चीज कर सकते हैं। लास्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे आसान है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, कि यहाँ पे क्या अधिकार है, लोगों के पास वोट देने का अधिकार है, और ये कौन वोट दे सकता है, जो भी 18+ है, ठीक है। तो अगर आपको पूरी इस पीपीटी में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट्स में बताइए, और मेरे को आंसर्स दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के। बाकी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। जैसे ही ज्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे फिर हम लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे, और लाइव में हम इंटरेक्ट कर पाएंगे। आपको अभी कुछ समझ नहीं आया तो आप अभी के अभी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।